हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय के नितिन आर्ट चैनल। के नितिन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टिल लाइफ इस सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स किए गए हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। आज का यह वीडियो स्टिल लाइफ वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ग्राफाइट पेंसिल की मदद से एक स्टिल लाइफ बनाया है। ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जिसमें बिगिनर्स के लिए ड्राइंग फंडामेंटल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इससे आपको सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। थर्ड पार्ट में कलर पेंसिल की मदद से सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। जब आप यह तीनों पार्ट देखेंगे और उनमें दिए गए इंस्ट्रक्शन पर गौर करोगे तो आपको भी स्टिल लाइफ ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी होगी। सो यू शुड वॉच ऑल द पार्ट्स एंड डू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। प्लीज कमेंट, share, like and subscribe to my channel, and don't forget to click the bell icon for my upcoming videos. जब आप लगातार स्केचिंग करते रहते हैं तो हाथों की प्रैक्टिस होती है और अपने ड्राइंग में सुधार भी होता है। इवन मेमोरी गेट्स शार्पर ऑटोमेटिकली। लगातार ऑब्जर्वेशन, चिंतन और फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल आर्ट के ये सबसे सरल नियम है। इसलिए कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शनैलिटी का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर फंडामेंटल स्किल्स का स्टडी करना है तो उसके लिए स्टिल लाइफ एक प्रारंभिक पॉइंट है। जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते समय आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब तक आप उन्हें मूव नहीं करेंगे तब तक वे सेम पोजीशन में रहेंगे, जिससे बिगिनर्स के लिए यह एक आसान टास्क हो जाता है। स्टिल लाइफ ड्राइंग में आमतौर पर अरेंजमेंट दो स्तरों पर की जाती है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल। स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के समूह को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ड्राइंग बहुत छोटी न हो। पेपर का लगभग 3/4 पार्ट ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाना चाहिए। स्टिल लाइफ के अननेसेसरी पार्ट्स को छोड़ना उचित है। स्टिल लाइफ अरेंज करने के पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को सामने रखकर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इससे वस्तु के 3 डायमेंशनल पोजीशन का स्टडी होता है। वस्तु के वास्तविक आकार और कलर का स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सामने रखकर स्केच किया जाना चाहिए।
जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक अच्छी अरेंजमेंट बनाने की भी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम वस्तुओं को प्रॉपर वे से अरेंज करने में सफल होते हैं। फिर हम अलग अलग कलर के, अलग अलग आकार के ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से अरेंज करना सीख जाते हैं। वस्तु सापेक्षता मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेटिविटी को आपको डिसाइड करना होगा। किसी मेन ऑब्जेक्ट को उसके सामने, उसके पीछे या उसके आगे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखने के बाद मेन ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली कितना बड़ा है। और इसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स को लार्जर या स्मॉलर बनाने के साथ साथ ओवरलैपिंग करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह प्रतीत हो सके कि ऑब्जेक्ट्स एक स्थान पर कंफर्टेबली फिट हो सके। स्टिल लाइफ करते समय आप ऐसा एंगल चूज करें कि आपका कंपोजिशन अच्छा हो जाए, और यह डिसाइड करेंगे कि क्या आप नेचुरल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का उपयोग करना चाहते हैं। स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट और ड्राइंग करते समय एक प्रकार की एक्साइटमेंट होती है। स्टिल लाइफ पेंटिंग में आपके सामने अरेंज की गई ऑब्जेक्ट्स के समूह को न केवल ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के रूप में माना जाता है, बल्कि लाइफ के रूप में एक मोशनलेस कंडीशन में प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से आपका उद्देश्य एक प्रकार का सौंदर्य प्रस्तुत करना होना चाहिए। स्टिल लाइफ में अगर हम वाइट डिश पर वर्क करते हैं तो उसमें शैडो साइड में और लाइट साइड में अलग अलग कलर होते हैं। जब आप स्टिल लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट कलर करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कलर होते हैं। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो वह सभी कलर आपके नज़र में आते हैं। इससे आपका कलरिंग स्किल भी इम्प्रूव होता है। स्टिल लाइफ में सब ऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं
उस ऑब्जेक्ट्स के साइज का आकलन करके ड्राइंग को पहले पेंसिल की सॉफ्ट लाइनों द्वारा ड्रॉ करना चाहिए और फिर एप्रोप्रिएट लाइनों को हाईलाइट करके कंप्लीट किया जाना चाहिए। चित्रों में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशनल रूपांतर होते हैं। जब आप अपनी एक आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको 2 डायमेंशनल फॉर्म में दिखता है और इससे आपको ऑब्जेक्ट पेपर पर ड्रॉ करना इजी जाता है। ड्राइंग करते समय लेंथ, विड्थ एंड हाइट देखी जानी चाहिए। जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, न कि उसके आसपास के नेगेटिव स्पेस पर। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग का अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि काम अच्छी तरह से हो जाए और स्टफी या अवास्तविक न हो। क्रमशः पेंसिल पर प्रेशर बढ़ाकर या घटाकर लाइनों में बोल्डनेस या लाइटनेस लाने की कोशिश करें। स्टिल लाइफ पेंटिंग में यह देखा जाता है कि चाहे वे फॉर्म्स, लाइंस, शेड्स ऑफ कलर, टेक्सचर और शेड्स एंड लाइट के रूप हो, सभी को एक सोचे समझे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। स्टिल लाइफ पेंटिंग में आपको कंपोजिशन को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से अपनी पेंटिंग में अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट के कलर में आवश्यक परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यदि आप स्टिल लाइफ को रियलिस्टिकली रेंडर करने की स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे स्टिल लाइफ की और उसके छोटे छोटे पीसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे आपकी क्षमताओं में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो सकती है। फॉर्मली यह अपेक्षा की गई थी कि ऑब्जेक्ट्स के अरेंज्ड रूप को सत्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसमें दी गई डिटेल्स को ठीक उसी तरह चित्रित किया जाना चाहिए जैसे वे दिखाई देते हैं। इन शॉर्ट, ग्रुप को यथासंभव सच्चाई से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन दिनों के दौरान सब्जेक्ट्स का नाम ऑब्जेक्ट ड्राइंग था, लेकिन अब सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आउटलुक मौलिक रूप से बदल गया है। आप अपने स्किल को बिल्ड करने के लिए स्टिल लाइफ को मोर और लेस कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए फैब्रिक का उपयोग करना,
आपको वस्त्रों की रिंकल्स या फोल्ड्स को चित्रित करना। इसी तरह क्लियर ग्लास एंड शाइनी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों का रिफ्लेक्शन बनाती है। ऐसा करने में आपको रिफ्लेक्टेड शेप्स का ऑब्जर्वेशन करना होगा। स्टिल लाइफ का जादू यह है कि वे हमें अपने आसपास की सामान्य वस्तुओं को देखने का एक नया तरीका दिखा सकते हैं। एक बार जब उन्हें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखा जाता है और फिर कलर पेंसिल, इंक, पेस्टल और अदर मीडियम में कलर किया जाता है तो वस्तुएं पूरी तरह से नया अर्थ लेती है। दे आर इम्ब्यूड विथ अ लाइफ बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। उनका अस्तित्व समय में दर्ज हो जाता है।